बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने गैसेस के कॉन्सेप्ट्स को एक दफ़ा देख लिए। अब हम चैप्टर 3 जो है गैसेस से मुतल्लिक जितने लॉज हैं देखेंगे कि उनको यूज़ कैसे करते हैं इस लेक्चर के अंदर, उसके क्वेश्चन हमसे कैसे पूछ सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी पेज 7 पे आते हैं। पेज 7 पे प्लाज्मा और उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है। प्लाज्मा से अगर कोई बात पूछी जा सकती है तो कैसे पूछ सकते हैं। प्लाज्मा नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है, हाई टेम्परेचर प्लाज्मा भी है, टेम्परेचर रेंज दी हुई है, जैसे थर्मल भी बोलते हैं, और ये स्टेबल होता है। और लो टेम्परेचर प्लाज्मा होता है जो कि लो टेम्परेचर, जैसे ये नियॉन साइन है, ये एनर्जी सेवर हैं, ये आर्टिफिशियल प्लाज्मा की एग्जांपल है। ये लो टेम्परेचर पे होते हैं और ये वैक्यूम में एग्जिस्ट करते हैं और टेम्परेचर अराउंड 0 होता है जैसे। फिर आर्टिफिशियल प्लाज्मा इलेक्ट्रिकल भी होता है, मैग्नेटिक भी होता है। इलेक्ट्रिकल अनस्टेबल होता है, मैग्नेटिक मेटास्टेबल होता है। मेटास्टेबल उसे कहते हैं कि जिसकी रिएक्टिविटी को हम कुछ कंट्रोल कर सकें। तो इससे रिलेटेड ये बातें पूछी जा सकती हैं कि स्टेबल कौन है, अनस्टेबल कौन है, इस तरह से। एक फिफ्थ स्टेट भी मैटर की होती है, ये जस्ट फॉर इंटरेस्ट है कि बहुत आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट बोलते हैं इसे। इसमें ये किया जाता है कि किसी सब्सटेंस को उसका टेम्परेचर जो है वो अचीव किया जाता है 1 मिलियंथ ऑफ 0 केल्विन लेबॉर्ट्री में। और इस स्टेट में ये होता है कि सारे एटम्स अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं, दे बिहेव लाइक अ सिंगल सुपर एटम। इसे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। अभी पेज 8 पे आइए। पेज 8 पे अब देखते हैं कि इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले चार्ल्स लॉ से रिलेटेड बॉयल्स लॉ कुछ प्रैक्टिस की थी हमने। जो चार्ल्स लॉ जो है इसके कुछ क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। सोल्यूशन इनके पेज 16 पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम पेज 8 पर हैं, उस पर क्वेश्चंस मौजूद हैं और पेज 16 पर इसके आंसर जो हैं वो मौजूद हैं, हिंट्स और सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन देखो, अब सॉल्व है पेज 16 पे। कुछ तो उसको भी देखते जाएं, साथ साथ थोड़ा कोशिश करें क्विक कर सकते। अच्छा देखो, इसमें क्वेश्चन 1 है कि 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड टू -3 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, द फाइनल वॉल्यूम। देखो, जब कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया और वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशनशिप देखना है तो चार्ल्स लॉ अप्लाई हो गया। तो अब चार्ल्स लॉ की चूँकि हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी थी, एक सेल्सियस वाली और एक केल्विन वाली। सेल्सियस वाली तभी अप्लाई होगी, याद रखिए, जब आपको 0 डिग्री पे गैस का वॉल्यूम मालूम है। जब तक आपको 0 डिग्री पे गैस का वॉल्यूम मालूम नहीं है, आप सेल्सियस स्केल वाली डेफिनेशन यूज़ नहीं कर सकते। लिहाजा यहाँ केल्विन वाली यूज़ होगी। सिंपल रिलेशनशिप है V1/T1 इंटू V2/T2। और पेज 16 पे देख लें उसको। दोनों टेम्परेचर को केल्विन में चेंज किया है और केल्विन में चेंज करने के बाद हमने फाइनल वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन 2 देखो, वो कहते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाट शुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर 10% इंक्रीज इन वॉल्यूम। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल के ये बता दिया कि केल्विन स्केल पे जो चार्ल्स लॉ है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो जब चार्ल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ केल्विन स्केल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो हमने पढ़ा कि जिस रेशो में टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा वॉल्यूम भी उसी रेशो में इंक्रीज़ करेगा। लिहाजा 10% अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है तो टेम्परेचर को भी 10% इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड क्वेश्चन की ऑप्शन बी हो गई। तो जब टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सेम रेशो में दोनों चेंज होंगे। थर्ड क्वेश्चन है फिर इसी में, आइडियल गैस है। जब कभी ऐसे बोलते हैं ना आइडियल गैस, तो इसके मीनिंग होते हैं कि वो गैस लॉ को यानी ओबे कर रही है, यानी गैस लॉ के मुताबिक एक्ट करेगी। इज़ हीटेड फ्रॉम 273 केल्विन टू 546 डिग्री सेल्सियस। अब एक टेम्परेचर केल्विन में एक सेल्सियस में है, हमें कैसे अंदाज़ा हो कि सेल्सियस वाली डेफिनेशन यूज़ करें या केल्विन वाली। केल्विन जब तक 0, पहले भी बोला, जब तक 0 डिग्री पे गैस का वॉल्यूम मालूम नहीं है तो केल्विन वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे आप। दोनों टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर देते हैं। पेज 16 पे देखिए, दोनों को जब केल्विन में चेंज करेंगे तो T2 जो है वो T1 का 3 टाइम्स हो गया। तो
तो टेम्परेचर 3 टाइम केल्विन में बढ़ गया तो वॉल्यूम भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्वेश्चन 4 कहते हैं कि गैस है वो 25 से डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ा के 50 डिग्री कर दिया कांस्टेंट प्रेशर और 1 एटमॉस्फेयर। कहते हैं अब उसका वॉल्यूम बताएं क्या है। तो फिर वही हम चार्ल्स लॉ वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे इस तरह से कि फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, दोनों टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करें। पेज 16 पे क्वेश्चन 4 सॉल्व है, तो V2 फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो V1 इंटू T2/T1 टेम्परेचर और वॉल्यूम इंसर्ट करके तो फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, ऑप्शन सी बन जाएगी। क्वेश्चन 5 में इफ V0 इज द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस एज 273.16 केल्विन, तो यहाँ नोट करो कि 273.16 केल्विन सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस बनता है। यानी अब गैस का वॉल्यूम हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे पता लग गया, उसे उन्होंने V0 कहा। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी गैस का वॉल्यूम हमें पता होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम हमें मालूम होगा, तो अब सेल्सियस स्केल वाली डेफिनेशन यूज़ होगी। तो क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन देखो पेज 16 पे। तो हम मालूम करना चाहते हैं उसका वॉल्यूम गैस का, तो 0 डिग्री पे उसका वॉल्यूम V0 है, तो 1 प्लस T/273। T क्या है? वो टेम्परेचर जिस पे हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, तो T 20 है जिस पे, और यहाँ टेम्परेचर सेल्सियस में लिखना है। ये वाला रिलेशनशिप सेल्सियस स्केल के लिए है, तो ये फिर फाइनल हमारे पास जो है वो इसका ऑप्शन डी बन जाएगी। स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री के अगर टेम्परेचर चेंज करना है एक से दूसरे स्केल में तो कैसे करते हैं। क्वेश्चन 7 में वो ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि कौन सा टेम्परेचर है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में सेम होती है, यानी जितना वो सेल्सियस में उतने फ़ारेनहाइट में है। तो अब आप देखो रिलेशनशिप पेज 16 पर क्वेश्चन 7 जो है उसका जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो रिलेशनशिप है वो कर लिया हमने। तो अब समझिए कि सेल्सियस में वो टेम्परेचर अगर x है तो फ़ारेनहाइट में भी x समझ लीजिए, यानी दोनों तरफ टेम्परेचर x लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है कि टेम्परेचर जो है ना उसका वो सेम है। तो जब टेम्परेचर सेम है दोनों को x कंसीडर कर लिया और x के लिए इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। इक्वेशन को x के लिए सॉल्व किया तो x आ गया -40 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में अगर ऑप्शन गिवन हो तो 233 केल्विन। ये बुक में एग्जाम्पल भी है, तो इसको बताया कैसे सॉल्व करना है। अगर याद रखना है तो याद रखो -40 और ये 233 केल्विन, ये वो टेम्परेचर है जो कि सेल्सियस और केल्विन स्केल में सेम होता है। और दूसरा ये कि इसमें जो है ना वो हमारे पास कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पेज 8 पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पूछ लिया। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। इस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर जो है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है और केल्विन में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, ये सब इसमें मेंशन कर दिए और ये सब करेक्ट आंसर है। यानी इसको आपने याद रखना है कि फ़ारेनहाइट में, केल्विन में और सेल्सियस में जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का क्या है, ऑप्शन डेल्टा है, ऑल ऑफ दीज। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और पेज 16 पे देखो, और या सेल्सियस में 37 कहते हैं। यानी ये वो टेम्परेचर की वैल्यूज़ हैं, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, जो हमें थोड़ा याद होनी चाहिए फ़ौरन से, कैलकुलेट नहीं करनी पड़े। क्वेश्चन 10 देखो। क्वेश्चन 10 में वो कहते हैं कि एट 27 डिग्री सेल्सियस अ गैस वाज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गैस है उसको हमने हाफ कर दिया है, उसका वॉल्यूम 27 पे थी, वॉल्यूम हाफ कर दिया। कहता है बताएं टेम्परेचर कितना इंक्रीज करें कि उसका वॉल्यूम उतना ही हो जाए जितना पहले था। यानी पहले वॉल्यूम हाफ की है ना, तो वॉल्यूम को अब हाफ से इंक्रीज करना है दोबारा, यानी वॉल्यूम को अब डबल करना है। हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा ना, तो यानी अब वॉल्यूम को डबल करना। तो वॉल्यूम डबल कैसे हो सकता है? जब टेम्परेचर डबल होगा। तो क्वेश्चन 10 का सोल्यूशन देखो 16 पे डी, और ये कहना क्या चाहते हैं डी, इसको सॉल्व कैसे करोगे? 27 को केल्विन में चेंज करो तो 300 केल्विन बनेगा। तो अब वॉल्यूम कब डबल होगा? हाफ से दोबारा फुल कब होगा? जब वो 300 केल्विन की बजाय 600 केल्विन हो। तब देखो कौन सी ऑप्शन है जिसका आंसर 600 केल्विन आएगा। तो ये जो क्वेश्चन 10 है
तो इसका डी ऑप्शन जो है 327 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज करोगे तो 600 केल्विन जो है ना वो इसका आंसर आएगा। तो ये टेम्परेचर डबल करेंगे तो वॉल्यूम दोबारा डबल होगा, ओरिजिनल होगा। पेज 9 पे आए, पेज 9 पे इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन को कि देयर इज चेंज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग अ रिएक्शन, द चेंज इन फ़ारेनहीट इज, तो वो कहते हैं कि बताइए कि अगर एक टेम्परेचर 10 डिग्री चेंज हुआ, अब चेंज इन टेम्परेचर की बात हो रही, तो कहते हैं फ़ारेनहीट में वो टेम्परेचर कितना चेंज होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पेज 16 पे क्वेश्चन 11 देखिए। तो आप सपोज कर लो कि वो पहले 10 था टेम्परेचर और फिर बाद में 20 हो गया, तो आप 10 डिग्री सेल्सियस था और फिर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहीट में चेंज कर लें, 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहीट में चेंज कर लें, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लें, तो ये 18 डिग्री का डिफरेंस बनता है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व होगा कि अगर वो कहेंगे इतना चेंज हुआ टेम्परेचर, तो दोनों टेम्परेचर पहले एक स्केल में मालूम करेंगे, फिर उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। और अगर इसको याद रखना है तो याद रखो कि अ चेंज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज ऑफ 18 डिग्री फ़ारेनहीट। तो फ़ारेनहीट जो है इसमें अगर 10 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है तो फ़ारेनहीट में वो 18 डिग्री होगा। जर्नल गैस इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, पेज 9 क्वेश्चन 12 है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस फॉर 1 डिग्री। ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन थी, यानी ये आर की डेफिनेशन है। तो ये जो सारी स्टेटमेंट है ये आर की डेफिनेशन है, यानी हमसे वो आर की वैल्यू पूछ रहे हैं, क्योंकि आर की वैल्यू यही होती थी कि आप बताइए कि अगर वो गैस है हमारे पास और वो एसटीपी पे है और हम उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो इसमें जो आर की वैल्यूज़ गिवन है, तो मुख्तलिफ वैल्यूज़ गिवन है। आप देखिए इसमें करेक्ट वैल्यू जो है वो सी है। तो बाकी जो है क्या अल्फ़ा ऑप्शन वो 0.0821 होना चाहिए था, बीटा में 1.987 कैलोरीज होना चाहिए था, किलो कैलोरी नहीं होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं गलती है। डेल्टा में 8.31 होना चाहिए था, तो कहीं यूनिट गलत, कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू गलत, तो करेक्ट आंसर सी है। 13 क्वेश्चन नंबर 13, अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ एन आइडियल गैस विल नॉट ओनली एग्जिबिट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बट अ कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल पर DM³। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, इस तरह सा अगर स्टेटमेंट आए, कह ये रहे हैं क्या बताइए कि क्या कंडीशंस होंगी किसी आइडियल गैस के लिए कि जिस पे उस पे प्रेशर भी गैस का 1 एटमॉस्फेयर हो और उसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोल पर DM³ हो। सोल्यूशन देखिए पेज 16 पर 13 की, PV इक्वल्स टू nRT है, P इक्वल्स टू N/V, RT N/V जो है वो कंसंट्रेशन है, P इक्वल्स CRT। अब देखिए प्रेशर वो हमें कह रहे हैं कि वो 1 है, कंसंट्रेशन भी 1 है, R की वैल्यू पुट की है, तो टेम्परेचर नोट करेंगे, तो टेम्परेचर 12 केल्विन। तो ये वो टेम्परेचर है, बाकी तो सब वैल्यूज़ गिवन थी, तो जिस पे वो गैस इसको फुलफ़िल करेगी। 13 का बी हो गया। 14 में देखें, 14 क्वेश्चन नंबर पेज 9 पे और सोल्यूशन में पेज 17 पे आ जाए। तो सोल्यूशन में जब हम पेज 17 पे आएंगे तो एक तरफ पेज 17 है और एक तरफ पेज 9 है। पेज 9 पे देखो 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 4.4 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम RTP पे, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड में पहले तो ना जो है रिलेशनशिप सेट करो नोन और अननोन में। अननोन को राइट हैंड साइड पे रखते हैं, अननोन वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है। तो जब हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मैस हमें गिवन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम हो, यानी जो 1 मोल होते हैं, पेज 17 पे देखो, तो जो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो है 44 ग्राम, तो उसका मोलर मैस 44 ग्राम है। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड RTP पे उसका वॉल्यूम होगा 24 डेसीमीटर क्यूब। ये रिलेशनशिप है जो मोलर वॉल्यूम के डेफिनेशन से हमने डेवलप किया है। तो अब उन्होंने 44 ग्राम की बजाय बस ये कर दिया कि 4.4 किलोग्राम, क्या 4.4 किलोग्राम को जब ग्राम में चेंज करेंगे तो ये 4400 ग्राम हो जाएगा। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 24 है, तो 4400 ग्राम का कितना होगा, तो ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो वॉल्यूम भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ R पर डिग्री पर मोल।
तो वैल्यू पर डिग्री पर मोल, सारी वैल्यूज़ कैलोरीज में गिवन है, यानी आर की वैल्यू हमने कैलोरीज में बतानी कितनी है, तो वो होती है 1.987 कैलोरीज पर मोल केल्विन। राउंड ऑफ करेंगे तो 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन बन जाएगी। क्वेश्चन 16 देखें, हमें तो पेज 9 पे क्वेश्चन 16, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, 2.24 डीएम क्यूब हाइड्रोजन है, एसटीपी पे है, एक ही कंटेनर में है। कहते हैं टोटल मालिक्यूल बताएं। टोटल मालिक्यूल हम बताएंगे, अगर मोल, जब भी मालिक्यूल एटम्स कुछ मालूम करना तो हम पहले मोल फाइंड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 16 जो है, क्वेश्चन 16 में अगर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल फॉर्म करें मोलर मास से डिवाइड करके तो 0.1 है, हाइड्रोजन के मोल फॉर्म करें तो 22.4 डीएम क्यूब होता तो 1 मोल होते, और 2.24 है तो फिर ये 0.1 मोल है। तो टोटल मोल हो गए 0.2, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मालिक्यूल हमने फाइंड कर लिया। तो ये आ जाए। क्वेश्चन 17 है कि 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ आइडियल गैस विच रिलेशनशिप होल्ड्स गुड। तो 1 ग्राम मालिक्यूल, 1 ग्राम मालिक्यूल का मतलब है 1 मोल। गैस हमेशा मालिक्यूल्स पर कंसिस्ट करती है, गैस ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ मालिक्यूल्स। तो 1 ग्राम मालिक्यूल के मीनिंग है 1 मोल। तो मतलब क्वेश्चन है कि 1 मोल गैस के लिए कौन सा रिलेशनशिप जो है ना वो करेक्ट है। तो PV=NRT होता है। तो R जो है वो 2 कैलोरीज है यहाँ पे, तो कैलोरीज में बताए हुए हैं सारे, तो कैलोरीज में तो ये रिलेशनशिप फिर अल्फा बन जाएगा। क्वेश्चन 18, द डेंसिटी ऑफ एयर विल बी मैक्सिमम एट। देखिए डेंसिटी का रिलेशनशिप होता है PM/RT। तो जब डेंसिटी का रिलेशनशिप है PM/RT तो डेंसिटी जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डेंसिटी मैक्सिमम वहाँ पे होगी जहाँ पर जो प्रेशर है वो सबसे कम होगा और टेम्परेचर सबसे प्रेशर जो है सबसे ज़्यादा होगा और टेम्परेचर कम होगा। तो अगर ये ऑप्शन हम देखें तो बीटा ऑप्शन में जो है ना वो हमारे पास प्रेशर सबसे ज़्यादा और टेम्परेचर सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 19, what mass will exert same pressure as 21 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। कहते हैं अगर 21 ग्राम नाइट्रोजन लें तो जितना वो प्रेशर एग्जर्ट करती है कोई और उतना प्रेशर कौन सी गैस एग्जर्ट करेगी और कितना मैस होना चाहिए उसका। तो प्रेशर जो है ना वो तो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है तो पेज 17 पे देखो साथ। तो प्रेशर चूँकि नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, हमने नाइट्रोजन के भी मोल बना लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के भी मोल बना लेते हैं। तो इन दोनों के मोल सेम है। तो जिसके मोल सेम है हमें कैसे मतलब अंदाज़ा है कि हमें देखना चाहिए। देखो नाइट्रोजन का मोलर मैस है 28, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मैस भी 28 है। तो मोलर मैस सेम है तो जहाँ मैस सेम होगा वहाँ मोल सेम होंगे, गिवन मैस सेम होगा तो अगर मोल सेम होगा तो प्रेशर भी सेम होगा। क्वेश्चन 20 पे आओ। 20, द टेम्परेचर ऑफ सर्टन सैंपल ऑफ गैस हैविंग वॉल्यूम V cm³ is doubled but the pressure is reduced to half, the new volume of the gas will be। तो क्वेश्चन 20 में कांस्टेंट नहीं है कुछ भी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ जो इक्वेशन यूज़ होगी P1 V1/T1 = P2 V2/T2। तो हमें फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो P1 V1 T1 उसके इनिशियल टेम्परेचर है, तो जो फाइनल टेम्परेचर है T2 वो डबल कर दिया तो 2T1, यानी जितना टेम्परेचर पहले था उससे डबल हो गया। प्रेशर जो P2 है वो पहले वाले प्रेशर का हाफ हो गया, तो सॉल्व कर लिया है। तो वॉल्यूम जो है वो पहले वाले वॉल्यूम का 4 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन 21 जो है, क्वेश्चन नंबर 21, 15 dm³ of gas at STP is subjected to 4 different conditions of temperature and pressure, in which case the volume will remain unaffected। तो क्वेश्चन 21 में वो ये कहते हैं कि आप बताइए कि कौन सी कंडीशंस हैं जिन पे प्रेशर और टेम्परेचर की वॉल्यूम अफेक्ट नहीं होगा। तो देखो जो उसका पहला प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है, सोल्यूशन 17 पे देखें, वॉल्यूम 15 dm³ है। तो वो कंडीशन जिसमें प्रेशर जो है वो हाफ कर दिया गया है और
टेम्परेचर डबल कर दिया गया, क्योंकि प्रेशर कम करने से वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और टेम्परेचर ज़्यादा करने से, जो प्रेशर कम करने से वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और टेम्परेचर ज़्यादा करने से वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें हम वो कंडीशंस ढूंढ लेते हैं 21 की, जिसमें हमने ये देखना है कि वॉल्यूम अफेक्ट नहीं हो। तो वॉल्यूम जो है ना वो अफेक्ट नहीं होगा, तो प्रेशर और टेम्परेचर, तो इधर प्रेशर कम कर दिया गया और उतना टेम्परेचर बढ़ा दिया गया। प्रेशर हाफ किया है तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, टेम्परेचर डबल किया तो वॉल्यूम फिर डबल हो जाएगा, यानी उतना ही हो जाएगा। पहले प्रेशर कम किया है, उससे प्रेशर P1 1 एटमॉस्फेयर था, P2 0.5 कर दिया, प्रेशर जो है वो हाफ हो गया, वॉल्यूम भी हाफ हो गया। अब दोबारा वॉल्यूम उतना ही रखना है तो टेम्परेचर को डबल करना पड़ेगा, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम भी उतना बढ़ जाएगा। तो एक चीज़ को अगर कम किया है तो दूसरे को उतना ही ज़्यादा कर दिया, तो 21 का बी। 22 देखो, पेज 10 पर आओ, पेज नंबर 10 पे कहते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एट STP बाय कंबस्शन ऑफ 440 ग्राम ऑफ C3H8। तो C3H8 प्रोपेन है, उसकी कंबस्शन की इक्वेशन है। कंबस्शन के प्रोडक्ट, कंबस्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और कंबस्शन के प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। तो ये कंबस्शन की इक्वेशन है और इसमें देखें 1 मोल है और कार्बन डाइऑक्साइड 3 मोल प्रोड्यूस हो रही है। फार्मूला से भी अंदाज़ा कर सकते हैं आप, कार्बन C3 लिखा हुआ तो 3 ही कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे। तो इसका मोलर मैस जो है पेज 17 पे अगर देखें 22 क्वेश्चन 44 ग्राम है, तो उससे जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 3 मोल का जो वॉल्यूम है STP पे 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 होता है, 3 मोल का 3 टाइम कर दिया। तो जो मैस हमें गिवन है वो 440 है, यानी मैस मोलर मैस को 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो वॉल्यूम को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर हमारे पास चार्ली बन जाएगा। क्वेश्चन 23 देखो, कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ 8 मोल्स ऑफ अमोनियम पर कैलोरीज। टाइम मैनेजमेंट है, इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन में देखो पेज 10 पे क्वेश्चन 23, तो इसका सोल्यूशन जो है पेज 17 पे। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो 4 मोल अमोनियम पर कैलोरेट जो है, उससे टोटल जो है अगर सबके मोल काउंट करें तो टोटल मोल ऑफ जो प्रोडक्ट बनते हैं ना वो 50, सारे गैसेस हैं तो सारे प्रोडक्ट का ही वॉल्यूम पूछा टोटल, तो 15 मोल बनते हैं। तो चूँकि क्वेश्चन में इक्वेशन में तो 4 मोल थे और क्वेश्चन में 8 मोल कहा है, तो रिएक्टेंट के मोल डबल हो गए हैं तो प्रोडक्ट के मोल भी डबल हो जाएंगे, तो वो डबल हो गए 30 मोल हो जाएंगे गैसेस के। और जब वो 30 मोल हो गए तो हमें 30 मोल का वॉल्यूम बताना है। 8 मोल से 30 मोल आएंगे तो उसका जो वॉल्यूम है 22.4 से मल्टीप्लाई हो गए तो वो 672 dm³ हो जाएगा, और अगर उसे मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इसलिए 672 × 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा, तो ये आंसर अल्फा हो जाएगा। 24, what mass of sulfur dioxide will exert same pressure under same conditions as 22 × 10⁻³ मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इतने मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के हों तो जितना वो प्रेशर लगाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड का कितना मैस लेंगे उतना ही प्रेशर लगाएंगे। तो पहले तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैस है, सोल्यूशन देखो पेज क्वेश्चन 24 का, तो प्रेशर चूँकि नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल फाइंड कर लिए, मैस को मिलीग्राम से पहले ग्राम में चेंज किया और ये हाफ मोल बने। तो अब सल्फर डाइऑक्साइड का भी अगर हाफ मोल होगा तो वो इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो ये बी ऑप्शन जो है, सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर में 64 होता है तो हाफ मोल उसके 32 बनेंगे। क्वेश्चन 25, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन देखें, डीकम्पोज होगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मैस 100 ग्राम है, तो अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है
वो 22.4 DM³ प्रोड्यूस होती। तो अगर 1000 ग्राम है, काम 1 किलोग्राम क्वेश्चन में कहा तो उससे 1000 ग्राम बनेंगे, तो ये 100 से 1000 कैसे बनेगा, 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो वॉल्यूम को भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो। जितना मैस चेंज होगा तो उतना ही वो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से नोन और अननोन के रिलेशनशिप से हम कर लेंगे। 25 का डेल्टा हो गया। 26 अ डायटोमिक गैस एट STP कंटेन 1.2 × 10⁻24 एटम्स, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस इज। कहते हैं डायटोमिक गैस है, एटम दिए हुए, गैस डायटोमिक है तो पहले उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड कर लें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, चूँकि एक मॉलिक्यूल डायटोमिक तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो जो एटम दिया उन्हें 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए 6 × 10⁻23। अब 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल हैं तो उनका वॉल्यूम STP पे क्या होगा, वो आ रहा है 22.414 DM³ होगा, लिहाजा 26 का आंसर बीटा होगा। 27 अ गैसियस मिक्सचर कंटेन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:8, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 27 देखो, जो उनके मैस में रिलेशनशिप है वो 1 और 8 की है, इनको इनके मोलर मैस से डिवाइड कर दो ताकि इनके मोल में रेशो आ जाए। मोल में रेशो सिंप्लीफाई की तो वो आई 1:8 की। 1 मोल का मतलब है एवोगैड्रो मॉलिक्यूल, 8 मोल का मतलब है 8 एवोगैड्रो मॉलिक्यूल। लिहाजा इनके जो मॉलिक्यूल्स में रेशो है वो जो मोल में रेशो है वही मॉलिक्यूल में रेशो होगी, तो वो 1 और 8 की होगी। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जो परसेंटेज उनके मैस में गिवन होती है उसको मोलर मैस से डिवाइड करके पहले हम मोल बना लेते हैं, जो मोल में रेशो आएगी वही मॉलिक्यूल्स में रेशो आती है। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 28 का सलूशन जो है, अब सलूशन के लिए पेज 18 देखें। एक तरफ पेज 10 है और एक तरफ पेज 18। क्वेश्चन 28 वो कहते हैं टॉय बैलून, मतलब एक बैलून है जो यूज़ करते हैं चिल्ड्रन, कि कैन बी इन्फ्लेटेड बाय टू अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 300 cm³। उसे इतना उसमें हवा भरी जा सकती है कि 300 cm³ तक हो सकता है, इसके बाद वो बस्ट कर जाएगा। एयर वॉज पम्प्ड इनटू द बैलून एट 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 7 डिग्री सेल्सियस टू अ वॉल्यूम ऑफ 250 cm³। कहते हैं उसको ना 7 डिग्री पे उसका वॉल्यूम, इतनी हवा भर दी है कि उसमें 250 cm³ उसका वॉल्यूम हो गया। तो जब 250 cm³ वॉल्यूम हो गया तो आप कहते हैं कि बताएं क्या टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, किस टेम्परेचर पे जाके वो बस्ट कर जाएगा। कैपेसिटी उसकी 300 cm³ है, उसके ऊपर तो हम देखेंगे किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम 300 cm³ हो जाता है। यानी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कैसे थोड़ा चेंज करके मुख्तलिफ पूछ सकते हैं। तो पेज 18 देखो सॉल्यूशन के लिए 28 का, तो वही रिलेशनशिप जो है चार्ल्स लॉ वाली यूज़ की है हमने, और फाइनल टेम्परेचर देखना चाहते हैं। T1 टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 7 डिग्री था, उसको केल्विन में चेंज किया तो 280 आ गया। V2 फाइनल वॉल्यूम जहाँ तक वो जा सकता है वो 300 है, अभी जिस वॉल्यूम पे है वो है, तो जो टेम्परेचर आ गया वो 336 केल्विन है और सेल्सियस में 63 है। इसका मतलब इससे ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, तो जब टेम्परेचर इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी इससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, और चूँकि इससे ज़्यादा वॉल्यूम में इंक्रीज़ करने की कैपेसिटी नहीं है तो वो बस्ट कर जाएगा। 29, तो इसलिए इसका आंसर फिर 28 का जो है वो हो जाएगा अबव 63। तो 29 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवल 6 टाइम्स स्लोअर देन हाइड्रोजन। तो ये जो ग्राम्स लॉ अप्लाई हो गया, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन और अननोन गैस में फाइंड कर लेते हैं। आमतौर पे इस तरह के जब रिलेशनशिप लिखते हैं, अनलेस कि वो गैस खुद हमें कह दें, वरना हम ये करते हैं कि जो लाइटर गैस है रेट ऑफ डिफ्यूजन वाला रिलेशनशिप लिखते हुए लेफ्ट साइड पे लाइटर को न्यूमिनेटर में रखते हैं और हैवियर को डिनोमिनेटर में, तो उसके मुताबिक फिर मैसेज एडजस्ट हो जाते हैं या डेंसिटी। तो रिलेशनशिप हमने किया है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन ओवर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, तो ये रिलेशनशिप आ गया। अननोन गैस को कैसे जाने, उसका मैस, अगर मोलर मैस पता चल जाए तो हम फाइंड कर सकते हैं,
रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन का 6 टाइम्स ज़्यादा है। कभी कन्फ्यूजन हो तो याद रखें कि जो लाइटर गैस है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो ये जो है ना वो अननोन गैस का अगर 1 कंसिडर करें तो वो 6 टाइम्स है, और हाइड्रोजन का मोलर मैस हमें मालूम है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, अननोन गैस का मोलर मैस फाइंड कर लिया 72। तो 29 में देखें कि कौन सी गैस है जिसका जो मोलर मैस है वो 72 हो सकता है, तो क्लोरीन 71.5, तो वही अराउंड 72 है। एग्जैक्ट नहीं दिया ताकि थोड़ी कन्फ्यूजन जैसे रहे। तो पेज 11 पे आ जाएं क्वेश्चंस के लिए। पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 30। डाल्टन लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू अ मिक्सचर ऑफ। हमने पढ़ा था कि वो जो रिएक्टिंग गैसेज हैं उन पे अप्लाई नहीं होता है, तो डी पे नहीं होगा अप्लाई, क्योंकि ऐसा कैसे अंदाज़ा होगा, SO2 जो वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, और जब ये एयर में SO2 कोल की कंबस्टन से या किसी और एक्टिविटी से, वॉल्केनिक करप्शन से SO2 एयर में एंटर होती है तो वो SO3 में चेंज हो जाती है। SO2 और SO3 आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, तो डेल्टा रिएक्टिंग गैसेस पे डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। 31 कहते हैं कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर इज़ 1%, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 1 एटमॉस्फेयर, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स बताएं, यानी पार्शियल प्रेशर बताना है वाटर वेपर्स का। तो पार्शियल प्रेशर 31 का सॉल्यूशन देखें पेज 18 पर। तो जो उसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फियर, उसे 760 मिलीमीटर मरकरी कहेंगे, उसका 1% है। 1% का मतलब है 1/100, तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.6 मिलीमीटर मरकरी बनेगा, 7.6 मिलीमीटर मरकरी बनेगा। तो ये 31 जो है इस 31 का, यानी जितनी परसेंटेज है उसकी वाटर वेपर्स की, उतनी परसेंटेज में उसका पार्शियल प्रेशर होगा टोटल प्रेशर के। इस तक करेंगे। 32 देखो इक्वेशन है, अमोनियम नाइट्रेट है, डीकम्पोज कर गई है, N2O और वाटर वेपर्स फॉर्म कर गए हैं। सैंपल वाज प्लेस्ड एंड डीकम्पोज इन अ क्लोज कंटेनर, द टोटल प्रेशर एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, टोटल प्रेशर जो मिक्सर का 900 टॉर है। पार्शियल प्रेशर वाटर का बताएं, तो हमने इसका सोल्यूशन देखो 18 पर 32 का। तो वाटर का पार्शियल प्रेशर, वाटर के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। वाटर के मोल फ्रैक्शन कितने हैं? मोल फ्रैक्शन कैसे होता है? वाटर के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, तो 2/3 इंटू 900, तो 600 टॉर हो जाएगा। 33 अ क्लोज वेसल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट द टोटल प्रेशर ऑफ 740। एक क्लोज कंटेनर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मौजूद हैं, दोनों के मॉलिक्यूल्स की तादाद भी एक जितनी है और उनका प्रेशर 740 मिलीमीटर मरकरी है। कहते हैं अगर ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे फ्लास्क से तो प्रेशर को क्या हो जाएगा? तो देखो दोनों के चूंकि मॉलिक्यूल इक्वल थे, इसका मतलब दोनों के मोल भी इक्वल थे, तो दोनों मिलकर टोटल प्रेशर लगा रहे थे। अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है, और चूंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक जितने हैं यानी मोल एक जितने हैं, ऑक्सीजन को रिमूव किया तो इसका मतलब मॉलिक्यूल हाफ हो गए, इसका मतलब मोल हाफ हो गए। मोल हाफ हो गए तो प्रेशर भी हाफ हो जाएगा। तो चाहे हाइड्रोजन को रिमूव करें चाहे ऑक्सीजन, अगर वो दोनों इक्वल मॉलिक्यूल्स हैं, इक्वल मोल्स हैं यानी कि, तो किसी को भी रिमूव करने पे प्रेशर हाफ हो जाएगा। 34 1 dm³ ऑफ फ्लास्क है, उसमें गैस ऑक्सीजन नाइट्रोजन नियॉन अंडर सेम कंडीशंस है, तो फिर द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 34 में अगर सेम कंडीशन है तो देखो वो चूँकि इक्वल वॉल्यूम है, 1 dm³ फ्लास्क आर सेपरेटली फिल्ड विद, यानी 3 अलग अलग फ्लास्क हैं। एक फ्लास्क में 1 dm³ ऑक्सीजन है, दूसरी 1 dm³ जो है वो फ्लोरीन है, तीसरे में 1 dm³ नियॉन है। तो एवोगैड्रोस लॉ है कि अगर सेम कंडीशंस हैं तो फिर इक्वल वॉल्यूम तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए इनकी जो मोल रेशो है वो हमारे पास सेम रहेगी, क्योंकि 34 में सिमिलर सेम कंडीशंस में अगर वॉल्यूम सबका सेम है तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। 35 पे आओ, सिलेंडर है, कहते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन है, दोनों का मैस इक्वल है। पार्शियल प्रेशर में रेशो बताओ, दोनों का मैस इक्वल है। सपोज कर लो कि दोनों का मैस जो है वो 28 है, किसी एक का मोलर मैस ले लें, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इत्तेफाक से वो सेम है मोलर मैस भी।
दोनों का मैस कंसिडर कर लें। मोलर मैस ही लेते हैं जब हम खुद कंसिडर करें ताकि कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना पड़े। मोलर मैस से डिवाइड कर दिया, दोनों के मोल्स में रेशो 1:1 है, तो मालिक्यूल्स में भी रेशो यही होगी और पार्शियल प्रेशर में भी रेशो यही होगी क्योंकि मोल्स और पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 36 एयर है, सैंपल ऑफ एयर सैचुरेटेड विद वाटर वेपर्स रिकॉर्डेड, कहते हैं कि एयर में वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं, उसका प्रेशर नोट किया गया 640 टॉर है और उस वक्त वाटर वेपर्स का जो प्रेशर है वो 40 टॉर है और एंड द सैंपल कंटेन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन अ मोल रेशो 3:1 बी साइड्स वाटर वेपर्स, वाटर वेपर के अलावा उसमें जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद हैं तो उनके मोल में ये रेशो है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बताएं, तो ये हम बताएंगे पहले वो जो टोटल प्रेशर है उसमें से वाटर वेपर्स का प्रेशर माइनस करते हैं। ये डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन है। तो वो जो प्रेशर आ जाएगा वाटर वेपर्स का प्रेशर माइनस कर दिया तो जो प्रेशर हमारे पास आ गया वो प्रेशर आ गया हमारे पास 600 टॉर। अब उसमें से जो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर मालूम करना है तो नाइट्रोजन की मोल रेशो से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर, तो वो हमारे पास उसका प्रेशर आ जाएगा 36 का बी हो जाएगा। 37 में देखो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी बाय कंबस्टन ऑफ 40 ग्राम ऑफ C3H8। तो 22 जो है हमारे पास 37 पेज नंबर 12 पे आ जाए, पेज नंबर 12 पे। तो 37 में वो कहते हैं इन अबव एक्सपेरिमेंट, ऊपर एक एक्सपेरिमेंट शो किया गया, एक पहले कंटेनर है उसमें पार्टीशन लगी हुई है और एक तरफ 1 मोल गैस ए है और वो इस प्रेशर पे है, दूसरी तरफ दूसरी गैस है और वो इस प्रेशर पे है, पार्टीशन रिमूव कर दी है, टेम्परेचर वगैरह सेम है। तो अब वो कहते हैं उसका प्रेशर बताओ कैसे होगा। 37 देख लो, लेट सोल्यूशन पेज 18 पे देखो, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कंसिडर कर लो V है, 2 मोल गैस का वॉल्यूम 2V है। तो जब पार्टीशन रिमूव की तो टोटल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास हो गया है 3V। तो पहले गैस ए का प्रेशर देख लो, कैसे देखेंगे, टोटल वॉल्यूम और गैस ए के मोल फ्रैक्शन। जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लिहाजा जो वॉल्यूम है वो मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए का वॉल्यूम था V डिवाइडेड बाय 3V। इस तरह से बी का पार्शियल प्रेशर मालूम कर लो, टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करोगे बी के मोल फ्रैक्शन से, दोनों को ऐड करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 39 में रेशो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑन मीथेन कैसे करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड को पहले बोला तो हमने उसको ऊपर लिख लिया पेज 18 पे, और फिर मीथेन, और इनमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उनके मोलर मैसेस के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीथेन सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मैस लिखा, इसे कैलकुलेट कर लिया। और जो 30 क्वेश्चन नंबर 38 देखो, तो पहले मैं 39 कर दिया थोड़ा, अब 38 देखो, हीलियम इज ट्वाइस हैवियर देन हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज। तो रिलेशनशिप देख लो पेज 18 पे, हाइड्रोजन और हीलियम में जो रिलेशनशिप है तो उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन में मोलर मैसेज लिख के तो जो आंसर आ गया तो 2 का स्क्वायर रूट याद रखें 1.4 होता, तो ये रेशो आ गई हमारे पास। क्वेश्चन 40, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ प्रोपेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड इज सेम, वो एक ही क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस बस कर रहे हैं। प्रोपेन और नाइट्रस ऑक्साइड उनके मोलर मैसेज के स्क्वायर रूट लेके तो ये 1:1 रेशो आ गई। 41, 2 ग्राम हाइड्रोजन फ्यूज फ्रॉम अ कंटेनर इन 10 मिनट्स, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल फ्यूज इन द सेम टाइम अंडर सिमिलर कंडीशंस। तो 41 में देखो, इसमें इस तरह से अगर करना हो तो इसको ये रिलेशनशिप यूज करते हैं। 41 में W1/W2 इज इक्वल टू M1/M2। तो इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन W1 की जगह 2 ग्राम आ जाएगा, और O2 जो है उसका वेट हमने मालूम करना है तो वो W2 हमने फाइंड करना है। दोनों के मोलर मैस लिख दें, इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो 41 का आंसर जो है वो हमारे पास चार्ली हो जाएगा। W1 हाइड्रोजन का मैस गिवन है, W2 ऑक्सीजन का मैस हमने फाइंड करना है, टाइम यहाँ यूज़ नहीं होना क्योंकि वो सेम है दोनों के लिए। और M1/M2 हाइड्रोजन का मोलर मैस लिखो और ऑक्सीजन का मोलर मैस लिखो, इसे कैलकुलेट करो। 42 में देखो, इफ़ 1 dm³ ऑफ गैस एट 600 मिलीमीटर मरकरी एंड 0.5 dm³, गैस ए का प्रेशर भी अलग है, वॉल्यूम भी अलग है, गैस बी है उसका प्रेशर और वॉल्यूम अलग है,
कहते हैं बताओ इन दोनों को प्रेशर क्या होगा अगर इनको कंबाइन कर देंगे आपस में। तो इसका तरीका ये है 42 को करने का कि इक्वेशन वही लगनी है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। पहले पी वी इक्वल्स टू एन आर टी इक्वेशन यूज़ करके नंबर ऑफ मोल्स ए के फाइंड करो, फिर यही इक्वेशन यूज़ करके नंबर ऑफ मोल्स बी के मालूम करो, फिर तीसरी दफ़ा ये इक्वेशन यूज़ करके पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। जब दोनों के नंबर मोल आ गए टोटल, तो अब टोटल वॉल्यूम जो है ना वो 2 लिखकर 42 में, तो दोनों का वॉल्यूम जो है वो लिखकर 2, तो इसे सॉल्व करेंगे आप, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से पहले दोनों के अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लें, और फिर उसके बाद जो है ना दोबारा हम जो है उसका पी वी एन आर टी से टोटल नंबर ऑफ मोल आ गए, तब हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। 43 देखो, 2 गैसेस ए एंड बी, कहते हैं कि उनकी जो मोल रेशो है 3 and 5 इन द कंटेनर, और उनका प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहे हैं वो 8 एटमॉस्फेयर है, यानी टोटल प्रेशर ये है। तो कहते हैं कि बताएं कि जो प्रेशर बी की वजह से लगेगा, तो यार ए और बी की वजह से जो प्रेशर लगेगा, जो उनके मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन उनके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, तो इस तरह से करेंगे। अब जनाब सॉल्यूशन के पेज 19 पर आ जाएं, तो सॉल्यूशन में पेज 19 पर और क्वेश्चन नंबर है 44। अब ये ज़रा एक क्वेश्चन है जो कि ए लेवल के स्टूडेंट्स करते हैं और थोड़ा हमारी बुक से ज़्यादा है। इसको कैसे करना है, प्रैक्टिस करनी है। आपको बताया था कि अगर वो हमें ऐसे कहें कि 2 अलग अलग फ्लास्क हैं, और एक फ्लास्क ए में जो गैस है उसका प्रेशर और वॉल्यूम अलग है, फ्लास्क बी जो है उसमें प्रेशर और वॉल्यूम अलग है, और अब हम उन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, तो बताओ प्रेशर कैसे होगा। तो इसके लिए जो इक्वेशन आपको करनी है, यूज़ कैसे करना है। 44 देखो, तो पढ़ देता हूँ। फ्लास्क एक्स कंटेन 1 dm³ ऑफ हीलियम एट 2 kPa। फ्लास्क वाई कंटेन्स 2 dm³ ऑफ नियॉन, अलग गैस है 1 kPa, और फ्लास्क आर कनेक्टेड एट कांस्टेंट प्रेशर। फाइनल प्रेशर कहते बताएं। तो देखो जी, हीलियम का प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे। हीलियम का प्रेशर फाइंड करेंगे कि हीलियम के जो मोल्स हैं, टोटल प्रेशर जो है, तो हीलियम का प्रेशर है 2 और उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है, तो 1/3, ठीक है ना। 1 dm³ हीलियम है, तो 1 dm³ मतलब 1 मोल इक्वल, यानी आप 1 dm³ को अगर 1 मोल कंसिडर कर लें तो 2 dm³ 2 मोल हो गए, तो ये मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर। नियॉन का प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, नियॉन के मोल फ्रैक्शन और जो नियॉन वाले कंटेनर में प्रेशर है, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे आप। यानी जो वॉल्यूम गिवन है ना, वॉल्यूम एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम्स को इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स हम जो है ना वो कंसीडर कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। 45 देखो, 45 में पेज 13 पे आ जाओ। तो अब ये मॉलिक्यूलर स्पीड्स, काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक गैस इक्वेशन कैसे यूज, पेज 45 में और कहते हैं 2 गैसेज हैं ए एंड बी हैं, 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी में रेशो फाइंड करो। तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो उनकी टेम्परेचर में रेशो आएगी वही काइनेटिक एनर्जी में रेशो आएगी। पेज 19 पे सोल्यूशन 45 का, तो ये बीटा बन जाएगा। 46 द टेम्परेचर ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस इज रेज फ्रॉम 127 to 527, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को क्या हो जाएगा, तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, टेम्परेचर जो है 127 से, चूँकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप इन दोनों को केल्विन में चेंज करेंगे, दोनों टेम्परेचर 127 और 527, अगर दोनों को केल्विन में चेंज करेंगे तो टेम्परेचर डबल हो जाएगा, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी डबल हो जाएगी। 47 में क्वेश्चन है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विल हैव सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी एज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैव एट 35। कोई रिलेशनशिप नहीं है, काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर टेम्परेचर सेम होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, तो 35 अगर उसका भी टेम्परेचर होगा तो फिर उसकी भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। 48
रूट मीन स्केयर वेलोसिटी का डेंसिटी से क्या रिलेशनशिप है, तो 19 पेज पे देख लो, डेराइव कर दिया है। डेंसिटी से कोई भी वेलोसिटी हो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ग्राम्स लॉ है सिंपल। 49 एट 27 रेशियो ऑफ रूट मीन स्केयर वेलोसिटी 49, हाँ 49 पे 27 टेम्परेचर है, रेशियो ऑफ रूट मीन स्केयर वेलोसिटी ऑफ O3 एंड O2, तो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी में जो रेशियो होगी, रिलेशनशिप ऐसे यूज़ करना है। O3 की वेलोसिटी उसके मोलर मास के इन्वर्स, O2 की उसके मोलर मास के इन्वर्स और स्क्वायर रूट ले लेना और उनके मोलर मास लिख के कैलकुलेट कर लेना। 50 में देखो, फॉर 1 मोल ऑफ गैस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज गिवन एज, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला पूछ लिया है, बीटा बनेगा। और उसके बाद देखो 51 में द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज 3 टाइम्स, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विल बी, तो जो अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज जो है ना वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लिहाजा 51 में अगर उसका टेम्परेचर 3 टाइम करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो अंडर रूट 3 टाइम्स बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर के स्क्वायर रूट से रिलेटेड है वो। 52 का द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट 273 केल्विन इज इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एट, तो एवरेज स्पीड कह रहे हैं। तो 52 में 52 का जो आंसर है, अब स्पीड है, स्पीड जो है ना वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के और मोलर मास के स्क्वायर रूट के कैसे रिलेटेड है, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली और मोलर मास के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो हमें वो ये कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की एवरेज स्पीड है ना तो इज 273 केल्विन पे, अगर हाइड्रोजन की इज इक्वल टू डेट ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन की स्पीड हाइड्रोजन की इक्वल कैसे होगी। ऑक्सीजन का जो हमारे पास मास है तो वो ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी स्पीड जो कम होगी, तो लोअर टेम्परेचर पे वो जो है उसके हाइड्रोजन की इक्वल होगी, क्योंकि हाइड्रोजन लाइटर है तो वो ज़्यादा स्पीड में होगी। तो 52 जो है इसका आंसर बन जाएगा चार्ली। 53 देखो, a sample of gas is at 0 degree Celsius, the temperature at which root mean square velocity of molecules will be doubled। तो टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप देख लो, तो कह रहे वो टेम्परेचर बताओ, 0 डिग्री पे है। 0 डिग्री का मतलब क्या है कि 0 डिग्री के मीनिंग ये है कि वो 273 पे है। अ सैंपल ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन पे है। तो द टेम्परेचर एट विच रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी, तो वो टेम्परेचर बताओ जिस पे उसकी वेलोसिटी जो वो डबल हो जाए। तो पेज 19 पे सोल्यूशन देखो, तो टेम्परेचर जो है वो उसका आंसर आएगा 1092 केल्विन, और अगर सेल्सियस में करोगे रिलेशनशिप ये यूज़ करना C1/C2 T1/T2, तो टेम्परेचर हमने कैलकुलेट करना है गैस का, तो आंसर केल्विन में आएगा 1092 केल्विन, और अगर सेल्सियस में से लेके जाएंगे तो 819 बनेगा। पेज जनाब 14 पे आ जाए, वैंडरवाल इक्वेशन के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो वैंडरवाल इक्वेशन के न्यूमेरिकल, एन आइडियल गैस ओबेइंग गैस लॉज इज लिक्विफाइड, तो बताया कि गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो जाए, प्रेशर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए, ऐसे पूछ रहे। आइडियल गैस को लिक्विफाई किया ही नहीं जा सकता, आइडियल गैस को लिक्विफाई ही नहीं किया जा सकता, उसकी वजह यह कि उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, लिहाजा डेल्टा। 55 में 55 जो है PV/nRT इज इक्वल्स टू Z, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इफ Z इज लेस देन यूनिटी। तो Z लेस कब होता था यूनिटी से, जब गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाती हैं। तो जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएंगी तो उसका जो वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम, वो भी 22.4 dm³ से कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो गैस को आइडियल कंसिडर करते हुए
जो 1 मोल गैस का वॉल्यूम है वो 22.4 dm³ होता है। तो जी की वैल्यू कम है 1 से, तो इसका मतलब है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रही हैं, तो मोलर वॉल्यूम लेस हो जाएगा इस वैल्यू से, बीटा हो जाएगा। 56 द वॉल्यूम पोजेस्ड बाय 2.016 ऑफ हाइड्रोजन इन अ हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। ये जो पूरी स्टेटमेंट बोली है ये असल में वैन डर वाल कांस्टेंट बी की डेफिनेशन है। तो अगर हमसे ये पूछना हो कि वैन डर वाल कांस्टेंट बी जो है वो बताएं, तो वैन डर वाल कांस्टेंट बी जो है तो तब ऐसे पूछते हैं कि वॉल्यूम पोजेस्ड बाय 2.016 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब है 1 मोल हाइड्रोजन, यानी वो कह रहे हैं 1 मोल हाइड्रोजन के लिए वैल्यू ऑफ बी क्या होगी। तो 56 जो है इसका आंसर बी जो है वो चार्ली है। बुक में जो इसकी वैल्यू गिवन है तो वो dm³ पर मोल में है, तो उसे आप cm³ पर मोल में चेंज करेंगे तो 26.6 cm³ पर मोल बन जाएगी। 57 देखो, व्हाट आर द कंडीशंस एट विच गैस बिहेव एज मोस्ट आइडियल या ऑब्लिक नॉन आइडियल, वो कहते हैं बताओ कि किन कंडीशंस में गैस जो है ना वो आइडियल होगी या नॉन आइडियल होगी। तो किन कंडीशंस में गैस जो है ना वो आइडियल या नॉन आइडियल होगी। जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो वैन डर वाल कांस्टेंट ए और बी की वैल्यूज़ गिवन है। तो जितने ए और बी की वैल्यू स्मॉल होती है ना उतना गैस आइडियल होती है, और जितनी ए और बी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी तो उतनी गैस नॉन आइडियल होगी। ठीक है, अच्छा नहीं 57 में ठहरो, 57 में ना टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ, तो गैस जो है आइडियल कब होती है, जब हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो। तो ये चार्ली बनेगा, इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, प्रेशर लो है, तो इस पे ये गैस सबसे ज़्यादा आइडियल होगी एंड वाइस वर्सा। 58 देखो, इन वैन डर वाल्स इक्वेशन इफ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स आर नॉट ज़ीरो देन द गैस इज़। अभी बात हो रही थी कि ए वैन डर वाल कांस्टेंट जो है इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि कोई गैस जो है उसके मालिक्यूल्स में कितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, और आइडियल गैस के लिए तो कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। और बी से हमें ये अंदाज़ा होता है कि गैस का जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना है, चूँकि आइडियल गैस के लिए तो हम ये समझते हैं कि गैस का जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो ज़ीरो होना चाहिए, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉल साइज़ के हैं। यानी इन शॉर्ट ये है कि ए और बी जो हैं जितने ये स्मॉल होंगे उतनी गैस आइडियल होगी। तो अगर ये कम ज़ीरो होंगे तो गैस आइडियल है, और जितनी इनकी वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा होगी उतनी गैस नॉन आइडियल होती जाएगी। तो क्वेश्चन में सिंपल वो ये कह रहे हैं कि इन वैन डर वाल्स इक्वेशन इफ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स आर नॉट ज़ीरो, तो फिर गैस क्या, गैस नॉन आइडियल है। तो गैस नॉन आइडियल, और अगर ज़ीरो होती तो फिर हम बोलते कि आइडियल है। 59 में देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आइडियल बिहेवियर ऑफ फॉलोइंग गैसेस इज। तो आइडियल बिहेवियर जो है, ये डिफरेंट गैसेस हैं। आइडियल गैस, इसे अभी हमने बार बार देखा कि आइडियल गैस वो है जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इनमें जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं सबसे कम होंगी वो सबसे ज़्यादा आइडियल होगी। तो गैसेस हैं, हीलियम है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो तीनों नॉन पोलर गैसेस हैं, और इन नॉन पोलर गैसेस में अब जिसका साइज़ गैस के मालिक्यूल का जितना कम होगा उतनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, उतनी वो आइडियल होगी। तो हीलियम सबसे स्मॉलर है साइज़ में, वो सबसे ज़्यादा आइडियल होगी लेसर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। फिर नाइट्रोजन है, उसका मोलर मास 28 है, और फिर लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका मोलर मास 44 है। लिहाजा ये ऑप्शन जो है वो चार्ली बनेगी। तो ये क्वेश्चन चैप्टर 3 के क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह से हमने सॉल्व करने हैं। हमने आज के लेक्चर में गैसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो MCQs आमतौर पे आते हैं या जिनकी प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए, हमने उनको देखा है। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपसे शेयर किए गए हैं, आप इनको ख़ुद भी बार बार प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि सॉल्यूशन के ज़रिए से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
जितना कुछ डिस्कशन में पॉसिबल हो गया। ख़ुद भी एक दफ़ा देखें लेक्चर को दोबारा, सोल्यूशन को भी ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें। आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे।